अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। एक नई सुबह और बहुत से अजीब व गरीब से वाक़यात के साथ हम हाजिर हैं। क्यों हैं हैरत ज़दा और अजीब व गरीब से, वो आपको बताते चलेंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इंट्रो कैसा लगा आपको? अजीब व गरीब सी चीज़ें। अजीब व गरीब नहीं, अफसोसनाक भी है सर। अजीब व गरीब इसलिए कि भाई पता होता ही नहीं है, अचानक से ही लोगों को बताए बगैर इस तरह से उठा लिया जाता है और अपने नाज़रीन को बताते चले कि भाई एग्जैक्टली कि फवाद चौधरी को उठा लिया गया। अब उठा लिया गया इस लफ्ज़ है, इस पे शायद मुझे गोली भी पड़ जाए। देखिए बेसिकली जो पुलिस करती है वो आप FIR जब दर्ज करती है या एप्लीकेशन आती है फिर बुलाती है, आपसे पूछती है। अच्छा, उनकी जानिब से कहा गया कि रात भर जो है मेरे आंखों पे पट्टी बांध के रखी गई, मेरे से अच्छा ट्रीट किया जाए। उन्होंने कहा मुझे अगर फोन करते तो मैं आ जाता, खुद आ जाता। मतलब बगैर बताए इस तरह से धक्कम भेल के साथ, खिंचा तानी के साथ जो निकालो, ऐसी छोटी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में उठा के ऐसी छोटी बात जो होती है ना नाजरीन, उसको इतना बड़ा बना के इतना भल्ला गुल्ला करने के बाद बंदा खुद भी डर जाए कि अच्छा मैंने कर ही क्या दिया है। तो उनको उठा लिया गया और उनको कहा गया कि उन्होंने कुछ तौहीन-आमेज़ जो है अल्फाज इस्तेमाल के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि बगावत का मुकदमा। हाँ जी, बगावत का ही मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया, जिसके बिना पर उनको उठाया गया है। सर कुछ ऐसे अल्फाज उन्होंने बोले हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है। अच्छा, मे बी इस तौहीन अदालत या उसके बीच में, तो मेरा मतलब है कि समझ लें कि उसको तौहीन के ज़ुमरे में आते हों। आपको लगता है कि देखिए उनके जो अल्फाज थे क्या वाक़तन वो एक उसमें तौहीन आमेज़ समझ लें जिसके अंदर उस ज़ुमरे में आते हैं? आपने अगर उसको बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मैं एथिकली पूछ रही हूँ। मतलब नहीं, एथिकली नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो पुट करना या उसकी कारकर्दगी के बारे में पूछना, हम तो खैर जर्नलिस्ट हैं, सियासतदानों का और आम आवाम का भी राइट है, उस राइट से डिप्राइव ना करें उनको। हाँ, मतलब जाहिर है कि आप जिस किस्म के जो हालात हो रहे हैं, जो आवाम के अंदर जो महरूमी है, मायूसी है, महंगाई है, और उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम इकदाम जो हैं वो राख में दबी हुई चिंगारी को हवा दे सकती है और पाकिस्तान बहुत तेजी से, जो हम देख रहे हैं, खाना जंगी की तरफ जा सकता है। और मैं मतलब अच्छा, आपको लगता है कि ये जो बिहार तासुब वाली बात है ना, आपको लगता है कि अब और भी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी? जी हाँ, ये लेकिन मैं इसको लिंक करता हूँ कि दो तीन दिन के अंदर जो पंजाब की निगरान हुकूमत है या निगरान वजीर आला है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े दाग पहले भी थे, और ये इकदामात जो है जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ बिछाड़ की है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अवाम को उनका हकीकी जो मैंडेट है उससे डिप्राइव करने की कोशिशें की जा रही है, जो निहायत खतरनाक हो सकती है। जो हमने आज से ठीक 50 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान जो कभी हमारा हुआ करता था, उसमें हमने देखा, और उसमें हमने जो डिप्राइव किया शेख मुजीबुर रहमान को, और उसके बाद हमने देखा कि डिबेकल ऑफ ढाका हुआ और हमने अपना अक्सरियती हिस्सा गवा के बांग्लादेश बनवा दिया। चौधरी एतजाज हसन, PPP रहनुमा, सीनियर कानूनदान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज हसन साहब कैसे देखते हैं? फवाद चौधरी साहब को लाहौर से रात को गिरफ्तार कर लिया गया, और उन पे सुनने में तो यही आया, क्योंकि अभी FIR की कॉपी हमारे पास तो नहीं आई है, कि उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दायर कर दिया कहा जा रहा है। किसका मुकदमा? बगावत का। बगावत का जी। अच्छा, ये बगावतें होने शुरू हो गई तो फिर तो बगावत बहुत आगे चली जाएगी। ये क्या बागियाना बात है? अगर उसने तनकीद की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या किसी महकमे के किसी फैसले की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे मेरा ताल्लुक है, जी, हमारा तो फख्र ये रहा है कि हमारे अदवार में कोई सियासी कैदी नहीं रहा। आसिफ जरदारी साहब 5 साल सजे रहे हैं, और किसी को और उनकी इतनी मुखालफत और इतनी जाती अंदाज पे और बड़े गिर के, और उनके बतौर सदर भी इन्होंने हमारे मुखालिफिन ने वो जब मेमो गेट बनाया तो मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाने की कोशिश की, और उसका ट्रायल भी वो सुप्रीम कोर्ट में ही चलना शुरू हो गया। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के भी गए थे जी उस केस के लिए। तो जी,
तो वो हमारी तो ट्रेडिशन, हम इसके बरक्स यही कहते रहे कि और ये इफ्तिखार है कि बीबी शहीद के अदवार में और आसिफ अली जरदारी, तो सदर आसिफ अली जरदारी के अदवार में दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी किस्म की नहीं हुई, किसी ने कोई इसका गिला शिकवा नहीं किया, अदालतों में नहीं कोई गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा ये अनकंफर्टेबल है कि जिस तरह सवाती साहब के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ, जिस तरह वो ARY के जो एक ब्यूरो चीफ उनके साथ, अरशद शरीफ के साथ जी अरशद शरीफ के साथ, तो पता नहीं अब क्या उसका कि वो उसका तो एक मामला शहबाज गिल के साथ भी जो हुआ जी शहबाज गिल के साथ हुआ, जमील फारूकी के साथ हुआ जी, ये तो बहुत, याद अमीर के साथ हुआ, ये तो बहुत मतीउर जान के साथ हुआ। अब वो नाम सोचते ही जाते हैं, आदमी आते ही जाते हैं। आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एतजाज हसन साहब, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिससे आप बिलोंग करते हैं, आपका साथ तो 50 साल पुराना है, लेकिन आपको तो क्रेडिट जाता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के लिए मेरे ख्याल में दुनिया में मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें किसी ने इतनी स्ट्रगल नहीं की है। रिजिलियंट जो सियासत थी उसकी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रिवाइवल या बुनियाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रखी थी। लेकिन आज जब आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जो फाशिस्ट इक़दाम करने वाले हुक्मरान हैं, जो आपको भी माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी करैक्टर असैसिनेशन भी करते रहे, पॉलिटिकल विक्टिमाइज भी करते रहे, आज उनकी बी टीम बनी है, तो आज आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं और आपने बहुत रेजिलियंट जो है मूवमेंट्स को हेड किया है, तो आज आप कहाँ खड़ा देखते हैं पीपल्स पार्टी को? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो वहीं खड़ी होगी जहाँ रही है और अपना इसमें रिकॉर्ड खराब नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह गिरफ्तार हुआ है, किया गया है फवाद चौधरी को और हथकड़ी लगाई गई है, जो मीडिया पे आया है और ब्लाइंड फोल्ड किया गया है। अब हाई कोर्ट ने बुला लिया है, उनको तलब कर लिया है अपने गुज़श्ता 5-10 मिनट में, तो बड़ी अच्छी बात है। हाई कोर्ट को इसमें अपना इख्तियार जो हमसे बेजा का है, जो हमारे पे जब जबर होता था, इस किस्म का सलूक होता था, तो अक्सर नहीं इख्तियार इसको इस्तेमाल किया जाता था, पर ये अगर इस्तेमाल करते हैं हमसे बेजा, और हेबस कॉर्पस का तो मतलब ही है कि फौरन पेश करो प्रिजनर को हमारे सामने। अच्छा एतजाज साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इन द लॉ अगर आप किसी पार्टी पर तनकीद करते तो उसकी क्या स्टैंडिंग है, कि क्या ऐसे सेक्शंस लग सकते हैं जिसमें मुकदमा आपकी बगावत का दर्ज कर दिया जाए, आप तनकीद के ऊपर है सिर्फ, और आपको गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकी हो? मैंने FIR तो नहीं देखा, पर जो यही सुन रहा हूँ जो आप बता रही हैं, ये तो बिल्कुल ही लघु किस्म का इल्जाम, और इल्जाम के ऊपर मतलब गुफ्तगू में पे इल्जाम, और ऐसा इल्जाम जो कि सजाए मौत भी अट्रैक्ट करता हो, और फिर उस पर अमल दरामद गिरफ्तारी का इस कदर बहीमाना हो, बिल्कुल ये तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त किस्म के हैं। जिस तरह स्वाति साहब के किया, आप देखें ना स्वाति वाले केस में, चाहे ये इसमें फवाद चौधरी पे भी वही अगर फार्मूला चला दे कि जी 100 FIR हो जाए, जहाँ जहाँ बात गई है, जहाँ जहाँ ब्रॉडकास्ट हुआ है, जहाँ जहाँ टेलीकास्ट हुआ है, जहाँ जहाँ किसी ने उसकी बात सुनी है, वहाँ मुकदमे कर दे। एतजाज हसन साहब, जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जब एक पार्टी के जो मेन लीडर है
उसके खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, FIR लॉन्च कर दी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर नहीं कर रहा? मुतासर तो पहले से भी हुए में इलेक्शन कमिश्नर साहब पर। बहरहाल वो अपने तो दोनों फ्री कैन के मतलब है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के मर्जी से और मशवरे से ही हुए हैं। अब ये बहरहाल उनकी तरफ से जो हुआ है, ये उनको भी चाहिए कि वो भी तंबीह करें जो उनके अहकामात पे अमल कर रहे हैं कि इस तरह का अमल उन्होंने नहीं चाहा होगा। और ये उनकी तरफ से बड़ा क्लियरली आना चाहिए और बड़ा फोर्सफुली तंबीह करनी चाहिए उन एहलकारान से, सरकारी एहलकारान को, कि जिन्होंने ये इस किस्म का सलूक किया है फवाद चौधरी के साथ। फवाद चौधरी साहब एक MNA है, अगर वो है नहीं है इस वक्त, तो वो एक कानूनी नुक्ते चल रहे हैं कि जी इस्तीफे मंजूर हुए, एक एक करके मंजूर हुआ कि सारे थोक के हिसाब से ये दुरुस्त क्या था गलत क्या था, तो खबर नहीं। वो अभी MNA भी है कि शायद है ही MNA। तो ये इस पे तो बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। चौधरी साहब जो इस अच्छा, बताते चले कि किस सेक्शन के तहत बात हो रही है कि 506 और 505, 153 और 124A के तहत ना ये मुकदमा दर्ज किया गया उनका। तो मैं इसकी नौयत जानना चाह रही थी आपसे। इसमें असल 124A जो है वो है बगावत, सेडिशन और मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत। अब बगावत हो गई ना जी। बाकी वो 506 वगैरह और दखल अंदाजी 505 है और 153 है। हाँ, वो 153 भी है कि बलवा पैदा करना वगैरह, लेकिन 124 जो है वो बगावत का है। बगावत का। और चौधरी साहब क्विकली जरा मुझे जवाब दे दीजिए कि पंजाब में जो निगरान हुकूमत बनी है और उसके बाद गुज़श्ता 3-4 दिन में जो सिचुएशन बनी है, अनरेस्ट तो ऑलरेडी था, पॉलिटिकल केओस तो पहले भी था, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से एक निगरान हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ बिछाड़ कर रही है और अपने पसंदीदा लोग जो कि PTI के मुखालिफ है उनको होदों पे बिठाया जा रहा है? हाउ डू यू सी इट? और एक दिन के अंदर ही वो जरा हेस्टी काम किया है जी। ये नौजवान जो के आते साथ ही ना चीफ निगरान के चीफ मिनिस्टर बने जी, मोहसिन नकवी तो अच्छे खानदान से इनका ताल्लुक है और मैं उनको जानता हूँ, उनके सारे उनके खानदान को, और ताबेदार किस्म का महजब किस्म का शख्स है। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, ताबेदार। हाँ, नहीं, पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये उसका इम्तिहान आ गया, ये नकवी का इम्तिहान आ गया। अगर ये इजाजत देगा अपने मातहतों को कि वो MNA को ब्लाइंड फोल्ड करे, हथकड़ी लगाए, उठा के रात को 3 बजे उनके घर में दाखिल होके और वहां से गिरफ्तारी करें जिस तरह कोई दहशतगर्द गिरफ्तार किया जा रहा हो, तो ये गलत है। ये चौधरी साहब आप नहीं समझते कि ऐसे इकदाम जो है वो अब अवाम के मैंडेट को बुलडोज करने के लिए किए जा रहे हैं? ये अवाम के मैंडेट को तो बुलडोज करना बड़ा मुश्किल है, काम है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी के साथ अवाम और वोट है तो उसको ये बड़ा एतमाद होना चाहिए, उसको इस किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है। इस किस्म के
ये जो तदबीरें हैं और मतलब फवाद चौधरी को आप क्या, वो वैसे फवाद चौधरी पहले से जो कल था फवाद चौधरी था, आज उससे बड़ा उसका कद हो गया। जी। आप उनके अंकल जो गवर्नर पंजाब थे माजी में, वो तो आपके दोस्त भी रहे, आपके पीपल्स पार्टी में भी रहे, चौधरी अल्ताफ साहब। जी, चौधरी अल्ताफ साहब हमारे पीपल्स पार्टी के बड़े अहम शख्सियत थे और बिल्कुल गवर्नर थे। जी, वो भुट्टो के गवर्नर थे। जी, इनके चचा थे। चचा थे। हाँ, इनके चचा थे। थैंक यू वेरी मच एतजाज हसन साहब। आउट ऑफ टाइम आपसे बातें करने को तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन हमारी टाइम की जो किल्लत है वो आड़े आई। अब देखिए ना, ये इसको एतजाज हसन जैसे बड़े जो वकील हैं, जो बहुत बड़े सियासतदान हैं, स्ट्रांगली कंडेम किया उन्होंने कहा बहीमाना और वैशियाना करना ही नहीं चाहिए। तो वो देखिए ना, फवाद चौधरी खुद भी कह रहे थे कि मुझे फोन मैं आपको बताता हूँ कि ये बात आखिर में वो कर रहे थे, लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड है। हमने 50 साल पहले जो मैं अभी बात शुरू की थी, हमने ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा बड़ा भाई था, मतलब जो आबादी के लिहाज से हमारा बड़ा भाई था और रिच था, जो उनकी जो पटसन और दूसरे मामलात पे, लेकिन हम उनको महरूम रखते रहे। और हमने वहाँ पे जो आप समझे कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन और शेर बंगाल फजले हक, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा रोल था कायद आज़म के साथ उनका, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और हमने मोहम्मद अली बोगरा, इस किस्म के जो लीडरान थे सारे उनके, तो सिकंदर मिर्जा को बाद में हमने उनमें से 2 को तो हमने मुल्क से निकाल दिया ना, उनकी डेड बॉडियां भी नहीं आने दी। और फिर आखिर में हमने बहुत बड़ी उनको चोट लगाई जब उनको 70 के इंतखाबात में 182 सीट्स मिली और वो एब्सोल्यूट पावर में थे। यहाँ पे पाकिस्तान में 82 सीट मिली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, लेकिन 6 निकात पे निगोशिएट हो सकता था, लेकिन हमने याह्या खान ने इक़्तिदार नहीं दिया और हमने अपना बड़ा हिस्सा जो है अलहदा करा दिया। आज आप देखें कि बांग्लादेश कहाँ और हम कहाँ हैं। तो हमने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट के ऊपर शब खून मारना या उसको बुलडोज करना पाकिस्तान के साथ जो है बहुत बड़ी गद्दारी के मुतरादिफ होगा। और मुझे ये इस वक्त यही नजर आ रहा है कि मैंडेट जो है अवाम का, उसको मैनिपुलेट करना। और अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड भी जो वो भी मंजूर कर लिया। वो तो सेशन ने किया ना, हाई कोर्ट ने उनको बुला लिया। हाँ जी, बुला लिया और यहाँ 1:30 बजे बुलाया। एग्जैक्टली। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि हम इससे कबल जब हम ब्रेक पर गए थे तो बात हो रही थी फवाद चौधरी की, और उनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो मैंने बात की है, सारा मुल्क वही बात कर रहा है और इस तरह कि वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुझसे इज्जत एहतराम से पेश करें। चौधरी एतजाज हसन साहब ने कहा, उन्होंने भी कंडेम किया बहुत ज्यादा। पट्टी बांधी गई है उनके दोनों हाथों पे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि इस निजाम को जो है आप, मैं तो कर रहा हूँ, इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं। अच्छा लबीबा देखे, ये वो फैमिली है कि जब पाकिस्तान में 1965 में मुहतरमा फातिमा जिन्ना ने सदारती इलेक्शन लड़ा था, तो वक्त का बहुत बड़ा फिरौन था अयूब खान, जो डिक्टेटर भी था। तो उसके बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो अयूब खान के साथ थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उसके साथ थे। लेकिन ये वो फैमिली है चौधरी फवाद की, जिस तरह शेख मुजीब थे वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में, इन्होंने ऐलान जो है मुहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया था। तो ये इस किस्म की फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बात बरमला करना बड़ी देर से कहना चाह रही थी, 12 दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं बात करूं, लेकिन मैं कहते हुए आगे बढ़ूंगी कि काशिफ साहब जब हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डालते हैं, बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, तो मैं वाकई बहुत इनलाइटन होती हूँ, मैं बड़ा मज़े से सुनती हूँ। और पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सुन रहे हो ना, तो आपका अंदाज़े बयान जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है और आप हर एक बात के साथ ना आगे बात निकालते हैं, तो वो अच्छा, उसी से जुड़ी एक और बात नॉलेज में इजाफा अफसोसनाक है। जी, जब हम कल अपने वफाकी वजीर तवानाई की बात कर रहे थे, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि मैं बात के बारे में बात करूंगा। हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि एक जानवर थी, फीमेल जानवर, जिसे हम नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, तो गुजरांवाला के पूरे शहर में मुहतरमा फातिमा जनाब के नाम की नेम प्लेट के साथ उस जो
उसके साथ नाम लगा के उसके गले में पट्टा डालकर और वो प्लेट डालकर उसको घुमाया गया था। हाँ। तो वो इनके वालिद मोहतरम थे जो कि बाद में मियां नवाज शरीफ के वफाकी वज़ीर भी रहे। ये फिर हिस्ट्री रह जाती है और ये बड़ा अच्छा। मैं आपको बताती चलूंगी, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी की बगैर वारंट गिरफ्तारी जमहूरियत पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और हमाद अजहर ने भी कहा है फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों ने रखा। ये भी एक वो तो ये ऐसे वाली चीज एग्जैक्टली जी। हमारे साथ उमर डार ने ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर डार साहब कैसे देखते हैं, ये तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई, तो आपने कोई रिग्रेट तो नहीं है आपको पंजाब असम्बली तोड़ के कि जिस किस्म की निगरान हुकूमत बनी है आपके तो तसव्वुरात में या आपकी उम्मीदों में नहीं था, तो उसके बाद जो इस वक्त एक्ट हो रहे हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ बिछाड़ हो रही है और जिस तरीके से आपको जिच किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए जी, पहली तो गुजारिश ये है कि ये जो भी हो रहा है इसका कतई मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा। और मैं हुक्मरानों को कहता हूँ, आज जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, मैं इस गिरफ्तारी को, इस अमल को खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा। अगर मैं कंडेम नहीं करूंगा इस गिरफ्तारी का, अगर इन्होंने इससे बढ़कर भी इन हुक्मरानों ने कुछ करना है तो मैं दिली तौर पर उसको भी खुशामदीद कहूंगा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ करेंगे? तौर पर तैयार थे, ज़हनी तौर पर तैयार थे, हमें पता था और हमें पता है कि इन हुक्मरानों ने यही सब कुछ करना है और ये इससे आगे जाके भी करेंगे। अब देखिए ना, कल रात इमरान खान साहब जिनको गोलियां लगी हुई हैं और पिछले कई माह से वो सिर्फ वहां अपने घर के अंदर मुकीम है ज़मान पार्क में, वो इमरान खान साहब से इस कदर खौफजदा है कि रात 3 बजे मनसूबाबंदी की जा रही थी कि इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी कर ली जाए। अच्छा, किस चार्ज पे आप ये कदर भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कतई घबराने वाले नहीं है। मैं इनसे इससे ज्यादा की तवक्को रखता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो दुश्मन है ना, वो इतना घटिया और ये इतने कमीने दुश्मन है कि ये आखिरी दर्जे की हरकतें भी जो हैं इनसे, उसकी भी मैं तवक्को रखता हूँ। तो इन सब के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। आपका जो इमरान खान जो है, मैं मतलब कल भी हमने यही बात की कि इस वक्त जो है अवामी सियासत में मकबूलियत की ड्राइविंग सीट पे इमरान खान नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझते कि आपके मैंडेट को मैनिपुलेट करना या छीनने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? देखिए, मेरी बात सुने, ये मैंडेट को छीनने के जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें, जो भी कर लें, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इन्होंने इतनी घटिया हरकतें इमरान खान साहब के खिलाफ शुरू की कि जिससे उनकी शख्सियत और उनका वोट बैंक मुतासर हो। यानी उनकी फेक ऑडियो और वीडियोस जो है इन्होंने बना के सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी कि किसी तरीके इमरान खान साहब की अवाम में शख्सियत जो है वो मुतासर हो। लेकिन मैं इन पीडीएम की हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि अवाम में इमरान खान को इस वक्त 7 खून मुआफ है, 7 खून मुआफ है। इमरान खान के साथ अवाम इस हद तक कमिटेड है और इस हद तक खड़े हैं, और ये इस तरह के जितने भी ओछे हथकंडे इमरान खान और तहरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर ले, ना इमरान खान को कोई फर्क पड़ेगा ना तहरीके इंसाफ को कोई फर्क पड़ेगा। आज से तो नहीं कहे हैं, साथ माफ तो नहीं हो सकते। मैं आज आपके टीवी चैनल पर कहने जा रहा हूँ, अभी ये जो सर्वे हुए हैं, अभी ये जो मुख्तलिफ शहरों में सर्वे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत 54% आई है और पीडीएम और नून लीग की मकबूलियत 25% आई है। ये मेरी बात लिख ले, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर सर्वे कराए, इमरान खान और तहरीके इंसाफ की मकबूलियत 75% होगी और इनकी मकबूलियत 20% ऑलरेडी है। उमर डार साहब बड़े दावे के साथ ये बात कर रहे हैं। ये मुझे बताइए, आपको तो कौमी असम्बली से आज आपके जो 43 रिमेनिंग लोग थे उनके रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट तो कल हो गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीनोटिफाई कर दिया। अब तो आप फारिग हो गए। राजा रियाज तो वो गेस्ट हाउस वाले तो वो रह गए ना जी, वो तो ऑपोजिशन लीडर रह गए। जो आपकी प्लानिंग थी वो तो फेल होती नजर आ रही है हमें। मैं कहता हूं जी, इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है
जिस पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज है, ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि कैसा वजीर आजम और आगे कैसा उसको अपोजिशन लीडर मिला। उमर डार साहब, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि आप आवाम को सड़कों में उस तादाद में लाने में कामयाब नहीं हो सके जो किसी हुकूमत को जो नुकसान पहुंचा सके, डेंट पहुंचा सके। नहीं, लेकिन इससे पहले थे। अब जो है आप तो कह रहे हैं अवाम में अब जो उनकी मकबूलियत है वो बड़ी है, लेकिन अब लोग बाहर नहीं आ रहे। लेकिन लोग अब बाहर नहीं निकल रहे। अवाम को तो आपको बाहर लाना पड़ेगा बहुत बड़ी तादाद में। जी देखें, अवाम तो पिछले 70 सालों से इस मुल्क में अपने हकूक के लिए सड़कों के ऊपर चढ़े हुए हैं। अवाम तो पिछले 70 सालों से इस मुल्क में अपने हकूक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में पिछले 70 साल से आप देख लें, आज भी वही कुछ हो रहा है। जो तर्जे हुक्मरानी है हुक्मरानों की वो नहीं बदली, वही इंतकामी कार्रवाइयां, लेकिन तो क्या उमर डार, वही थाना, वही कचहरी। नहीं उमर डार साहब, आपने कहा कि 70 साल से वो सड़कों पर हैं, सड़कों पर हैं आप कह रहे हैं, तो फिर किसी एक पार्टी को तो टारगेट नहीं करना चाहिए ना। वो तो अपने हकूक के लिए लड़े जा रहे हैं और उनको तो हकूक मिल ही नहीं रहे हैं। फिर तो तहरीके इंसाफ अवामी के हकूक के लिए तो लड़ रही है, अवामी के हकूक की तो आवाज बुलंद कर रहे हैं। इमरान डार साहब आपके खिलाफ और आपके लीडर इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बहुत ही जो लैंग्वेज यूज करते हैं, मैं जाहिर है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। कुछ मुझे बता दीजिए, 2018 में आप उस्मान डार साहब इलेक्शन कैसे हार गए थे उनसे? ये तो मतलब तो सारे पाकिस्तान को पता है। इस बात का एतराफ तो जनरल बाजवा साहब ने खुद किया था कि ख्वाजा आसिफ उनको फोन किया था और ख्वाजा आसिफ ने उन्हें कहा कि जनरल बाजवा साहब, उस्मान डार ने मेरी मंजी ठोक दी है, मैं इलेक्शन हार गया हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे बचाएं। तो ख्वाजा आसिफ तो चोर दरवाजे जो है वो असेंबली के अंदर पहुंचा हुआ है। ये जो लोगों को शर्म और हया के दर्श देता है, ये तो खुद सियालकोट के लोगों का मैंडेट लूट कर, चोरी कर कर ये असेंबली के अंदर गया हुआ है। और पिछले दिनों आप सुन रहे होंगे ख्वाजा आसिफ असेंबली में और मीडिया के ऊपर जगह जगह कह रहा था कि जब इमरान खान साहब पर अदम एतमाद हो रही थी तो इमरान खान साहब जो है वो फौज से राब्ते कर रहे थे, एक गैर आईनी फौज को काम करने के लिए कह रहे थे कि आप मुझे बचाएं। तो आज मैं आपके चैनल पर ख्वाजा आसिफ से पूछता हूं कि जब तुम इलेक्शन हार रहे थे तो तुमने आधी रात को जनरल बाजवे को फोन किया था कि जनरल साहब मेरी मंजी ठुक गई है और मैं दलीलो ख्वार होकर इलेक्शन हार गया जे, मुझे बचा ले। थैंक यू वेरी मच डार साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, कीमती टाइम दिया। दिस इज द फैक्ट। वो अपने जज्बात में आगे ये देखे ना, ये तो होता रहा ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता रहा। जो मैं बार बार कहता हूं कि अवाम के मैंडेट को बलडोज किया जाता है, तो ये फिर वही खतरात पैदा हो गए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज एक जुमला मुझे कह लेने दे, कहिए। वो 1971 था, आज है 2023। आज जो पाकिस्तान के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान की सालमियत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगा। तो सर अब अवेयरनेस भी उस तरह से आगे भी है ना, पहले तो सोशल मीडिया आपके पास है, अवेयरनेस है, सोशल मीडिया, आप अब खुले आम बात भी कर लेते हैं। आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बात कर सकते हैं। राइट भी है, नहीं सर, एक हद तक एथिक्स का ख्याल भी करना चाहिए, वो बिल्कुल एथिकल नहीं करना चाहिए। लेकिन तमाम ही इदारों की जो इसकी कारकर्दगी है उसके ऊपर बात तो हम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन आप अदलिया के डिसीजंस को डिस्कस कर सकते हैं हम, इवन हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हाँ, हर इदारे की इज्जत और एहतराम तो होता है, उसको आप पार तो नहीं कर सकते उस लिमिट्स के अंदर। एग्जैक्टली। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, अभी कुछ खबरें बाज़गश्त कर रही हैं कि जहात हुसैन और मूसा लाही को दहशतगर्दी का मुकदमा उनके थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया है। वही बात हो गई सर कि मुकदमा जो सिलसिले जो हैं वो चलना शुरू हो गए। बहुत अफसोसनाक है जी, पाकिस्तान जिस इकोनॉमी के टर्माइल और पॉलिटिकल टर्माइल में पोलराइजेशन का शिकार है, उसमें जो काम शुरू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि रात को उनको जो एक्स सीएम को जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां मिलती हैं आफ्टर उनको जब वो नहीं रहते हैं,
तो वो भी गाड़ी ये वापस मंगवा ली लाहौर पुलिस चीफ ने उनसे, और आज ये उनके ऊपर जो है तो सर क्या वो मंगवानी वापस नहीं चाहिए थी? नहीं, 2 गाड़ियां रहनी चाहिए, वो अच्छा। अकॉर्डिंग टू लॉज जो है वो रहती हैं एक्स सीएम या और फौरन तो वैसे भी अगर नहीं अच्छा, अब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई, जिसका प्रोग्राम शुरू करते हुए हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो केयर टेकर आए हैं इनके अजाइम कुछ और लगते हैं, तो ये जो मामलात हैं ये सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त जो है बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, और जो महरूम अवाम है उसके आप इस किस्म के काम करेंगे तो फिर मैं बार बार कहता हूं कि जो राख में दबी हुई चिंगारी है उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये प्रोग्राम के तहत हो रहा है सारा कुछ। अच्छा सर, नाज़रीन को ये भी बताते चले हम कि तहरीक इंसाफ के दौर में तैनात तमाम कानूनी अफसरान को जो ओहदों से वो भी फारिग किया जाए। सर ये क्या मामला जरा बताइएगा जरा। देखिए इसके ऊपर जो है वो हम आफ्ताब बाजवा से बात करते हैं, मौजूद है साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट, उनका ये काम ही नहीं है केयर टेकर्स का। शामिल गुफ्तगू कर लेना। आफ्ताब बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे ये जानते हैं कि ये सिलसिला क्या स्टार्ट हो गया है और कहां को जाकर एंड करेगा। भाई साहब, जिस तरह फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया, आप सीनियर कानूनदान हैं, क्या ये इस तरह अरेस्ट किया जा सकता है किसी को बताए बगैर, इवन FIR भी हुई हो और उसके बाद आप उसको अरेस्ट करके तो बाद में FIR उनको दिखाते हैं? इंटीमेट भी नहीं किया उन्हें। अगर FIR दर्ज नहीं तो फिर ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है, ना ही पुलिस लॉ मौजूद है, दर्ज नहीं है तो किसी को गिरफ्तार करें। अगर कोई बंदा कोई आदमी उनको रिक्वायर्ड हो इन्वेस्टिगेशन ये किसी पर या मुद्दई या मौके के गुआह में, तो उनको तलब किया जा सकता है कि नोटिस भेजें। तो भाई साहब, आप समझते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये खौफ व हरास के लिए फैलाई गई है कि ये जो मैंडेट है, मैं बार बार कहता हूं कि अवाम के मैंडेट को जो है चुराने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? इस तरह से काम करने का उनका काम है, सिर्फ वो तवज्जो दें इलेक्शन पे जो होने हैं 90 दिन के अंदर। अच्छा, तो ये जो हो रहा है ये क्लिक कर जो आपने पहले है और क्लियर कट है ये। तो बाजवा साहब आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है पंजाब के केयर टेकर CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, तो क्या उधर से कोई, आप एज ए ज्यूरिस्ट आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोई उम्मीद है कि उनको रिलीफ मिल सके? एक तो वो नैबज़दा है, नैब से उन्होंने प्री बार्गेन करके जो भी शख्स जाता है वो भी सजायाफ्ता ही होता है। अब एक सजायाफ्ता आदमी को, एक करप्ट आदमी को आप हमारा वज़ीर आला पंजाब का मकाम लगा रहे हैं तो उसे तो देंगे फिर। एक दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तहरीक इंसाफ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा शख्स नहीं बन सकता जो नैब से सजायाफ्ता हो। अच्छा, मैं भी ये कह रही हूँ मैं वही बात कर रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है। आप फिर वो आर्टिकल आपके 62-63 नहीं इसके अलावा लागू होते? यस बिल्कुल लागू होते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब लगाना बहुत बड़ा, और आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट की बात का नोटिस भी लेगी। और दूसरा जो इन्होंने रात का जो इमरान का किया है इस बारे में जो कुछ हो रहा है, तो बाजवा साहब, मेरे ख्याल से बाजवा साहब की आधी बात है, सिग्नल का इशू है। अगर कोशिश कर लें प्रोड्यूसर साहब कि उनका दोबारा हो सके तो हम बात कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सताया। हर कोई मेरे ख्याल से कंडेम भी कर रहा है। देखिए ना, ये तो सीधी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि चौधरी वजाहत हुसैन को और उनके बेटा है या भतीजा है उनके खिलाफ भी आपने दहशतगर्दी के मुकदमे कर दिए। अच्छा, उनको भी अब देखिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, क्या पता इनको भी इसी तरह बगैर इत्तला किए उठा लिया। वो खैर उनके देखें जो बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब हैं, मैं समझता हूं कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो चौधरी बरादरान के ऊपर हाथ ऐसे डाल सके। सर, चौधरी बरादरान के तो मोहसिन नकवी भी रिश्तेदार हैं। फिर नहीं, वो रिश्तेदार हैं, लेकिन चौधरी बरादरान की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और उनका जो स्टेटस है वो हमारे CCPO से बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये चौधरी शजात
और उनके आसिफ अली जरदारी की वजह से की जा रही है, और ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के सालमियत के लिए खतरनाक है जो कुछ पाकिस्तान के सालमियत के लिए खतरनाक है। आगे क्या हो रहा है और क्या होता जा रहा है, इंशाल्लाह अब तक पहुंचाते रहेंगे, दुआओं में शामिल रखिएगा। ये था हमारा शो और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।